नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में मैं एक ऐसी समस्या को सुन करके आई हूँ जिस समस्या का निराकरण आपको बिना पाठ्यक्रम दिखाए, बिना उस पर डिस्कस किए शायद संभव ही नहीं था। जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं या फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, कई बार देते देते थक गए हैं, उन सभी के लिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ हिंदी के अभ्यर्थियों के लिए कि उन्होंने टीजीटी के लिए जो भी सिलेबस चुना है, जो भी उनको पाठ्यक्रम दिया गया है, अलग अलग पुस्तकों में बहुत डीप नॉलेज दिया गया है, उस पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस छोटी सी वीडियो में हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आए या ना आए, लेकिन आपके लिए जरूरत की वीडियो है, इसलिए आप इसको जरूर लास्ट तक देखें। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ इस पर, सबसे पहले मैं आपका जो रुझान है वो लेके चलती हूँ कि आप देख रहे हैं ये जो हमने बुक यहाँ पर ओपन की है, ये हिंदी की है, यानी घटना चक्र की है। और हिंदी की पुस्तक इसे 2000 से लेकर के अभी तक के जो भी टीजीटी, पीजीटी या जेआईसी, एलटी ग्रेड के एग्जाम संपन्न हुए हैं, या नेट जेआरएफ के जो प्रश्न पत्र हुए हैं, उनके लगभग 63 प्रश्न पत्र इसमें शामिल किए गए हैं इस पुस्तक में, घटना चक्र की। तो मैं तो जरूर कहूंगी कि भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस बुक को आप जरूर परचेज करो। और उसके साथ जो है इसमें इसलिए नहीं कि ये किसी बुक का प्रमोशन है, वैसे भी मेरे चैनल पे कौन प्रमोशन के लिए आएगा ही, क्योंकि कितने कम लोग हैं और साथ में मैं ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, ये सभी लोग जानते हैं अच्छे से। तो आप सभी जो हिंदी की बात मैं कर रही हूँ, इसमें आप कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज हैं कि उन्हें डीप नॉलेज देखना है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, बहुत ज्यादा दुविधा में ग्रस्त हैं। और जबकि हमारे सामने मई में हमारा एग्जाम रखा हुआ है, तो आज हम अप्रैल की बात कर रहे हैं, 2 अप्रैल है आज, 2 अप्रैल की बात कर रहे हैं। तो इस टाइम में आपको ना किसी थ्योरी को पढ़ना है, ना ही किसी डीप नॉलेज को आपको खंगालना है, या मतलब बिल्कुल सागर में मोती ढूंढने जैसा काम नहीं करना है। आपको करना क्या है, जैसे मैं यहाँ पर एक पाठ्यक्रम लेकर के आई हूँ जो कि इसमें दिया गया बुक में कि हिंदी के यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टॉपिक दिए गए हैं जो कि टीजीटी से रिलेटेड है, पीजीटी से रिलेटेड है। और इन टॉपिक में जैसे बात हम करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। अब इतिहास का टॉपिक जो दिया गया उसमें क्या इतिहास में आदिकाल नहीं आता, कि भक्ति काल नहीं आता, कि रीति काल नहीं आता, कि आधुनिक काल नहीं आता, ये सभी इसके इतिहास ही तो है। तो इस इतिहास के टॉपिक को आप यहाँ पर इसको आप एक माइनस टॉपिक मान सकते हैं कि हाँ भाई ये टॉपिक जो दिया गया, ये टॉपिक हमारे लिए मतलब है तो महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना भी ज्यादा ये नहीं है कि हम इसके लिए परेशान हो जाए कि नहीं अरे साहित्य के इतिहास में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ये सब चीजें आपको नहीं सोचनी है, बल्कि आपको क्या करना है यहाँ पर कि इसके अंतर्गत जो भी और बिंदु बनते हैं, जैसे यहाँ पर हमें क्या क्या पता होना चाहिए, खास खास बातें कि प्रथम इतिहास कौन सा है, प्रथम इतिहास किसने लिखा है, हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास कौन सा है, उसको किसने लिखा है, सबसे ज्यादा ख्याति किस इतिहास ग्रंथ को प्राप्त है, और या फिर हमें क्या क्या और देखना है कि कौन कौन से इतिहासकार हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। बस इतना इतना काफी है। इसके लिए अब हम चले पूरी एक मोटी मोटी इतिहास ग्रंथ ही पढ़ डाले, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का उठा के पूरा, हाँ पढ़ना लाभदायी है, लेकिन जब आपके पास समय हो तब। तो अभी आप इसको छोड़ दें, इसको ऐसे ही, इसको आप मान के चलेंगे कि आप अगर इसमें से कुछ भी पढ़ते हैं तो वो आपका ये आदिकाल वाला टॉपिक, भक्ति काल वाला, रीति काल वाला, आधुनिक काल वाला, ये सब जो है ऐसे ही तैयार हो जाने वाला है। तो आदिकाल साहित्य में क्या क्या पूछा जाता है आपसे, इसके साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां पूछी जाती हैं। पाठ्यक्रम आपके सामने दिया गया है, उस पाठ्यक्रम से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। प्रमुख प्रवृत्तियां पूछी जाती हैं, प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं, प्रमुख रचनाकार पूछे जाते हैं। बस ये 3 चीजें आपको यहाँ से ध्यान देनी, किससे, आदिकालीन साहित्य से। इसके अलावा भक्ति काल की बात करते हैं तो भक्ति काल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, इनसे प्रश्न आते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो आपके कृष्ण काव्य से आते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति काव्य में बहुत से कवियों ने लिखा हुआ है, और सूफी काव्य से आते हैं, सूफी काव्य में भी बहुत से कवियों ने लिखा हुआ है। और इसकी विशेषता जो रही है वो विशेषता ये कि मुस्लिम कवियों ने हिंदी में, अवधि में रचना की है, और सारे गीत काव्य, सारे प्रेम गीत ही रचे हुए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसी को बस रिवाइज करने की जरूरत है, रिवीजन की जरूरत है। कोई भी क्वेश्चन बुक जो पूरी एक क्वेश्चन बुक, जैसे हिंदी समय समाधान जो मैंने बुक लिखी थी, उसमें 7000 के लगभग क्वेश्चन है। डॉक्टर उमेश चंद्र तिवारी की बुक आती है जिसमें आप मान के चलें लगभग 4 से 5000 क्वेश्चन के आसपास हैं। इसके अलावा जो भी पीवाईक्यू हैं उनको उठा लीजिए, और जो भी प्रैक्टिस सेट जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं उनको उठा लीजिए, और उनसे जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उन्हीं को आपको पढ़ लेना है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं,
जो कठिन टॉपिक हमारे हैं उस कठिन टॉपिक में हमें कथन वाले देखना है। कथन से संबंधित जो परंपरागत क्वेश्चन है कभी कभी वो नहीं आते, क्योंकि टीजीटी का एग्जाम अब जो है वो बस वनडे एग्जाम ही हो गया है, मतलब एक तरह से, और उसमें जो है इंटरव्यू खत्म हो गया है, समाप्त कर दिया गया, तो इसलिए थोड़ा टफ पेपर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। पीजीटी का आसान हो सकता है लेकिन टीजीटी का आसान नहीं होगा। जो परंपरागत क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जा सकेंगे। तो क्या परंपरागत के सिवा पूछा जा सकता है? जैसे हम बात करते हैं भक्ति काल में, अभी संत काव्य की बात करते हैं, ठीक है, इसमें संत काव्य में हमें पता है कबीरदास पूछे आते हैं। कबीरदास की बीजक रचना पूछी जा सकती? नहीं पूछी जाती थी। अब अगर उससे उसी पैटर्न का पेपर बनाना है तो पूछ लेंगे बीजक में साकी सबद रमैनी, लेकिन अगर उससे और कठिन बनाना है तो कबीरदास की ऐसी रचना खोज के लाएंगे जिसके बारे में आपने पढ़ा ही ना। तो आपको उन चीजों को खोजना है जिन चीजों को आपने नहीं पढ़ा। राम भक्ति काव्य की बात करें, सूफी काव्य की बात करें, तो जैसे कि ऐसी कृति जो पद्मावत बहुत पूछी आती, बड़ा परंपरागत है, तो आपको परंपरागत रचना पद्मावत से न पूछ करके बल्कि पूछ सकते हैं उससे आखिरी कलाम से पूछ सकते हैं। कोई पंक्ति, कोई किसी पंक्ति का अर्थ भी पूछा जा सकता है। राम भक्ति काव्य में ऐसे ही, मतलब आपको क्या करना है, जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी समस्त रचनाओं को पढ़ लेना है। ये नहीं कि इनको छोड़ चलना है क्योंकि परंपरागत नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल नहीं। हम लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम एक रणनीति बना तो सकते हैं कि पिछले पेपर को देख करके अगर हम चाहें कि कैसे पेपर आता है तो हम ऐसे रणनीति बना सकते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, कौन सी यूनिट पढ़ें, कौन से टॉपिक को पढ़ें। आप जितना भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर रीतिकाल की तीनों धाराओं को देखना है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्धि, और इनमें भी रीतिबद्ध में मुख्य मुख्य कवि जैसे चिंतामणि, जैसे केशवदास, और आपके मतिराम हैं, देव हैं, ये सभी, इन सभी को ले लेना। रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा, इन सबको ले लेना है। रीति सिद्ध में बिहारी और सेनापति को ले लेना है। तो इनकी जो रचना है, इनके जो छंद इन्होंने कौन कौन से प्रयोग किए हैं, इन सब पे नोट्स बनाना है, इन सब के क्वेश्चन। और ये नोट्स नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली बुक है उनमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको वन लाइनर बना डालिए। सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता है कि उनको वन लाइनर बना डालिए, और जो व्याख्यात्मक क्वेश्चन बुकलेट आती है उनको जरूर पढ़िए। कि ऑप्शन दिया गया और उसमें जो सही ऑप्शन है उस पर आपको व्याख्या दी गई कि हाँ ये क्यों सही है, किस लिए सही है, तो उस चीज को पढ़ करके आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो टीजीटी कोई असंभव चीज नहीं है, कोई कठिन चीज नहीं है, आराम से पढ़ सकते हो। और आज मुझे ये जरूरत इसलिए लगी है क्योंकि मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र है, प्रिय भाई है, जो भी कहे, हमारे स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने मुझे मेरे यहाँ एडमिशन लिया था, लेकिन मैं, आप लोग जानते हैं, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है और थोड़ी सी और भी असुविधाएं कुछ थी, जिसकी वजह से डिजिटल बोर्ड की क्लासेस शुरू करने के बाद भी मुझे बंद करना पड़ा, और बंद नहीं है अभी भी, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्टेड रह गई, टाइम नहीं निकाल पाती, कुछ ऐसी बातें हुई। तो वो उन्होंने एडमिशन ले रखा है और 2-4 लोगों ने और एडमिशन ले रखा है, तो उन सभी के साथ मैं नाइंसाफी कर रही हूँ, मुझे पता है, और वो सब इतने भले हैं कि वो अपना पैसा भी वापस नहीं ले रहे हैं। तो मेरी कुछ नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं उन तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि आप कैसे जो है तैयारी करो, कैसे कहीं खो ना, कैसे कहीं ढूंढते ना रह जाओ, कहीं भटकते ना रह जाओ। तो ये रणनीति जो है, क्योंकि ज्ञान होना अलग चीज है और कंपटीशन निकालना अलग चीज है, दोनों को अगर हम समायोजित कर पाते हैं तो बस हमारा एग्जाम क्रैक हो जाता है। ज्ञान बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ने के बाद, नौकरी लेने के बाद भी बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जिंदगी भर कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम क्रैक करना, कंपटीशन, लाखों लोगों के बीच में बैठ करके अपनी एक सीट कंफर्म करना, ये बहुत बड़ा टास्क है, बहुत चैलेंजिंग टास्क है। और इसको करने के लिए आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, आपको बहुत तरीके से सोचना पड़ेगा, और बहुत तरीके से आप तब सोच सकते हैं जब आपके टच में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक बार इसके सिलेबस को आप फिर से देख सकते हैं। आधुनिक काल में आपको क्या पढ़ना है, भारतीय युग पढ़ना है, द्विवेदी युग पढ़ना है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है? भारतीय युग, जैसे भारतीय युग के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु मंडल में कौन नहीं आते, आपको ये ध्यान देना है। भारतेंदु मंडल में कौन नहीं आते, ये ध्यान देंगे तो अपने आप ही जितने आते हैं वो सारे तैयार हो जाएंगे। इसके बाद इसमें जो मुख्य मुख्य कवि हैं उनकी रचनाएं, और उन रचनाओं को तैयार करना जिसके लिए उन्हें कोई ना कोई उनका कोई प्रसंग जुड़ा हो, बस हो गई तैयारी भारतीय युग की। ऐसे द्विवेदी युग को तैयार करना है, पूरे द्विवेदी युग को पढ़ने लगेंगे, सबकी रचनाओं के बारे में, और इतना डीप पढ़ने लगेंगे तो टाइम भी नहीं है और ना आपका मस्तिष्क याद भी नहीं कर सकता। मान लीजिए, इस बात को यकीन मान लीजिए, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते जाते हैं वो भूलते जाते हैं, बार बार यही चीज करते जाते हैं। कितना पढ़ लेंगे, मतलब कितना ज्यादा, कई सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको लग रहा है कि कल अगर एग्जाम हो जाए तो हम तैयार नहीं है।
तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है कि हम बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं लेकिन हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना पीछे का भूलते जाते हैं। तो ये जो कमी है ये हर कैंडिडेट में होती है, सिर्फ आप में नहीं है, सिर्फ मुझ में नहीं है, सभी में होती है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो हमें उस स्तर की तैयारी करनी है कि क्या पूछा जाता है और क्या पूछे जाने की प्रबल संभावना है। जैसे हम बात करते हैं छायावाद युग की, अब इसमें मुकुटधर पांडे को लेकर, जयशंकर प्रसाद को लेकर के, इनके प्रवर्तक को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो इन कंफ्यूजन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन कंफ्यूजन को जो है हम यहाँ पर दूर करने के लिए ही पढ़ाई कर रहे होते हैं। प्रगतिवाद में कौन प्रवर्तक है, कौन सी रचना पुरस्कृत है, खासकर जो रचना पुरस्कृत है उस रचना से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न तो आपके एग्जाम में आना ही आना होता है। तो ये सब रणनीति होती है तैयार करने की। ऐसे तैयार करिए, आप बिना मतलब भटकिए नहीं। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की बात करें तो निबंध भी पूछा जाना है, नाटक भी पूछेगी, कौन सा कैसा निबंध किस प्रकार का, तो आपको ध्यान रखना है जो प्रथम है, जो प्रथम होने की कतार में है। जैसे कई सारे विद्वानों ने माना है कि ये सर्वश्रेष्ठ नाटक है, या इस प्रकार का पहला नाटक है, या इस प्रकार की पहला निबंध है। इस तरह की जो भी कुछ गद्य की विधाओं में जो खासियत है, प्रथम को देख लेना है, महत्वपूर्ण को देख लेना है, किसी पुरस्कार प्रदान निबंध या किसी विधा को देख लेना है, ये सब चीजें तैयार करनी है, इन्हीं को तैयार करना है, इन्हीं पे फोकस करना है। वरना पूरा साहित्य पढ़ने लगेंगे, पूरा निबंध का इतिहास पढ़ने लगेंगे, पूरा नाटक का इतिहास पढ़ने लगेंगे तो टाइम आपका सिर्फ वेस्ट होना है और कुछ नहीं होना है। तो अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो आप पॉइंट टू पॉइंट वो चीजें पढ़िए जो आपके लिए बेहतर है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं और फिर से आप लोग जुड़े मेरे साथ, और इस तरह के पाठ्यक्रम को आप देख सकते हैं। पाठ्यक्रम में भी ये पता चला कि आपको रस पढ़ना है। अब रस में आप कंफ्यूज है कि भैया कौन कौन सा पढ़ लें, याद करना सारा, याद कुछ नहीं करना है, आप जान लो। याद इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको परिभाषा नहीं पूछी जानी है, आपको इंटरमीडिएट के एग्जाम की तरह, ग्रेजुएशन के एग्जाम की तरह, पीजी के एग्जाम की तरह आपको उसकी परिभाषा उदाहरण लिखने नहीं है। आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा उदाहरण को टच करना है कि किसमें कौन सा रस है, किसमें कौन सा छंद है, किसमें कौन सा अलंकार है। जैसे हम अलंकार की बात करते हैं, काव्य शास्त्र की बात करते हैं, चलिए पहले तो काव्य शास्त्र से काव्य गुण पूछे गए, काव्य दोष और शब्द शक्तियां, ये आपके पाठ्यक्रम में। अब हम काव्य शास्त्र को लेकर के पूरे सारे आचार्यों को पढ़ने लग गए, बैठ गए, हमें कुछ नहीं आएगा, फिर हम तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, काव्य गुण किसके अनुसार कौन से काव्य गुण है उन्हें तैयार कर लेना है, किस काव्य गुण को हम कैसे पहचानेंगे ये तैयार कर लेना है, काव्य गुण के कौन कौन सी पंक्तियां हैं जो बहुत बार पूछी गई उनको तैयार कर लेना है, ऐसे ही काव्य दोष पे नियम बनाना है और ऐसे ही शब्द शक्तियों पे बनाना है। तो इस तरह से आप तैयार करते चलेंगे तो ही आपका भला हो सकता है। बाकी आपकी खुद की अपनी जो है जिम्मेदारी है, आपका खुद का जो नॉलेज है, खुद की जो आपकी जो एलिबिलिटी है, मतलब एलिजिबिलिटी है, जितना भी आप तैयार कर सकते हो, कितनी क्षमता है, इसके ऊपर आप खुद निर्णय ले सकते हैं। अलंकार की बात करें तो अलंकार क्या है, अलंकार में आपसे पूछा जाएगा अनुप्रास है, यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, भ्रांतिमान, विभावना, मतलब लगभग वो सब दे रखे हैं जिनको कि आपको एग्जाम के लिए तैयार करना। अब आप क्या करने लगते हैं, श्लेष को याद करना, श्लेष की पूरी परिभाषा रटने लग गए। अरे भाई क्यों रटना, जब हमें पता है कि शब्द एक अर्थ अनेक, ये किस अलंकार के लिए हम जानते हैं, शब्द एक अर्थ अनेक, तो ये होता है श्लेष के लिए। ठीक है, अब शब्द एक अर्थ अनेक यमक के लिए भी है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़े से ट्रिक हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे, और बस इसके अलावा रूपक में जहाँ रूपी शब्द का प्रयोग होता है या आदर्श रूप में रूपी विद्यमान होता है, वहां पे होता है अनुप्रास में एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है या एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास हो गया। उपमा में क्या करना है, जिसकी जहाँ पे तुलना हो सासी से, ये समान जो वाचक शब्द हैं ये सब जो है कहीं प्रस्तुत होते हैं। उत्प्रेक्षा में क्या करना है, जनु जानो मनु मानो, छोटे छोटे पॉइंट को हमें यहाँ पर दिमाग में रखना है और उसी से हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ना कि हम सारी परिभाषाओं को याद करके, ना कि हम बहुत सारे उदाहरणों को याद करके, बल्कि बार बार उदाहरणों में अपनी टेक्निक लगा करके, अपना दिमाग लगा करके उनको जो है बार बार सॉल्व करके कि कैसे आखिर यहाँ पर उत्प्रेक्षा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस तरह से हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे आप पढ़ते नहीं आगमन विधि, निगमन विधि। अब आगमन विधि में क्या होता है, मतलब ऐसी विधि जिसमें कि आपको पहले पढ़ाया जाएगा परिभाषा, फिर सूत्र पढ़ाया जाएगा, पहले उदाहरण दिया जाएगा, फिर आपको सूत्र पढ़ाया जाएगा, या इस तरह के जो भी फेरबदल होते हैं वो हर किसी के अलग अलग ज्ञान के लिए होते हैं, अलग अलग तरीके के दिमाग के लिए होते हैं। किसी को पहले उदाहरण याद करके फिर परिभाषा पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को परिभाषा याद करके फिर उदाहरण समझना अच्छा लगता है। तो वैसे ही क्वेश्चन में होता है, किसी को जो है थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आता है, और किसी को पहले क्वेश्चन पढ़ के और उसमें क्या डाउट है, कहाँ पर है, उसके बाद थ्योरी को ढूंढना अच्छा लगता है।
तो दोनों में से पैटर्न दोनों बेहतर है, जो भी आप कर पाए उनको करें। भाषा विज्ञान की बात करें तो भाषा विज्ञान में हिंदी की बोलियां आती हैं। बोलियों से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से 1 से 3 क्वेश्चन हर परीक्षा में होते हैं। हिंदी की उपभाषाएं यानी कि इस टॉपिक से भाषा विज्ञान की सिर्फ हिंदी की बोलियों से मैं बता रही हूँ 1 से 3 क्वेश्चन आपको किसी भी परीक्षा में मिल जाते हैं। कोई भी पुराना पेपर आप उठा के देखें, उपभाषा हो सकती है, हिंदी की ध्वनि हो सकती है, देवनागरी लिपि से क्वेश्चन हो सकता है, देवनागरी लिपि का विकास एवं विशेषता से हो सकता है, लिपि एवं त्रुटियां और सुधार के प्रयत्न कौन कौन से किए गए, कौन कौन सी समितियां बनी, ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, इनको पता होना ही चाहिए। जो हिंदी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उन्होंने भी भाषा विज्ञान की तैयारी कर रखी होती है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हर किसी कंपटीशन जिसमें हिंदी आती है उसमें पूछा ही जाता है। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेष्य, वर्तनी, संधि, समास, लिंग, कारक, विराम चिन्ह, अव्यय, काल, वाच्य। हो सकता है आपको बहुत जल्दी जल्दी लग रहा हो कि मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा समय लेने वाला नहीं है। इसको फटाफट ऐसे ही बस आप देख लें एक बार, या फुल स्क्रीन पे रोक के इसको जूम करके देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं जो आपने कभी छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। कारक 6 से पढ़ रहे होंगे आप। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह तो हिंदी की अभ्यर्थी को आना ही चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं कंफ्यूजन होती है तो आप अपठित गद्यांश को पढ़ें, उसमें समझें, या विराम चिन्हों की एक सारणी बना लीजिए और चेक करते जाइए विराम चिन्ह वाले टॉपिक को। जो आप उसके क्वेश्चन करेंगे आपके दिमाग में बैठते जाएंगे। अव्यय, काल, वाच्य, प्रत्यय, उपसर्ग। प्रत्यय क्या, उपसर्ग क्या, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए, फटाफट इनको देखते जाइए। बस यही टॉपिक है, बस जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपका एग्जाम क्लियर होने के पूरे चांसेस रहेंगे। पत्र पत्रिकाएं महत्वपूर्ण हैं। भारतीय युग की अलग नोट करिए, द्विवेदी युग की अलग नोट करिए, छायावाद युग की अलग नोट करिए, और आधुनिक युग की मतलब नई कविता युग की और जो भी है उसके बाद की अलग अलग नोट करिए। और उसके अलावा आप एक बना लीजिए कि ये इस दशक की है, ये इस दशक की है, इस दशक की। ऑप्शन देख करके अपने आप ही पता चल जाएगा। कभी सन पूछते हैं, कभी संपादक पूछते हैं, कभी संपादन स्थान पूछते हैं, प्रकाशन स्थान पूछते हैं, तो तीनों चीजें आपको तैयार करनी। गद्यांश पद्यांश तो नहीं आते हैं अभी तक के, तो मतलब ऐसे ही आते हैं जैसे अलंकार के लिए पूछ लिया गया, या ये पंक्ति किस रचनाकार की, इस तरह से पूछे आते हैं। कथन, गद्यांश मतलब कथन। संस्कृत साहित्य भी पूछा जाता है। संस्कृत साहित्य में कुछ कवि आपको दिए गए हैं। अगर आप पूरा पाठ्यक्रम निकालेंगे टीजीटी का तो उसमें आप देखेंगे कौन कौन से कवि लगे हैं, और उन कौन कौन से कवि जो लगे हुए हैं उनके बारे में उनके माता पिता का नाम, उनकी प्रमुख रचना का नाम, उनका जन्म स्थान, और उनका जो साहित्य का जो योगदान है वो, इतनी चीजें ध्यान रखनी। ये हो गया आपका पाठ्यक्रम। इसके बाहर मत जाइए। किसी भी आप सोचने लगे कि नहीं बच्चन सिंह के इतिहास को पूरा पढ़ लें, सोचने लगे कि रामस्वरूप चतुर्वेदी का पूरा इतिहास पढ़ लें, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पूरा पढ़ लें, नगेन का इतिहास पूरा पढ़ लें, तो ऐसे तो पढ़ते रह जाएंगे। और पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन अगर एग्जाम क्रैक करना है तो बहुत सारे क्वेश्चन को आपको टच करना है, बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। जहां भी डाउट आता है उनको एक अलग नोट्स पे बनाएं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के समय मुझसे डाउट में ये क्वेश्चन गया था। अब जब डाउट में गया था तो इसे मुझे अलग से लिखना है कि बार बार मैं इसको देखता रहूंगा या देखती रहूंगी, तो ये जल्द से जल्द मेरा क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा कि मैं किस बात के लिए यहाँ पर आई थी और क्या बताना चाह रही थी। आप सब अच्छे से समझदार हैं, देखें सुने। इसके बाद हम नेक्स्ट डे से आपको इसी के रिवीजन को लेके चलेंगे, और मैं जरूर ये कहूंगी कि आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, साथ साथ आंसर कुछ मत करिए, कोई जरूरत नहीं करने की। आपके पास भी बुक है, आपके पास भी नोट्स हैं, आपके पास भी टाइम है करने का, तो बिना मतलब बहुत सारा टाइम यूट्यूब पे बर्बाद करना, किसी की क्लास को इस तरह से देखना जैसे लगता है कि हम बस वही टेस्ट दे रहे हैं, नहीं, कुछ जरूरत नहीं है इसकी। आप सिर्फ जो भी क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है उसको सिर्फ अपने पास नोट डाउन करें, शॉर्ट में नोट डाउन करें। जैसे पूछा गया, उदाहरण के लिए जैसे पूछा गया कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो आप बस फटाफट लिखें प्रकृति का सुकुमार कवि डैश। मतलब आपको वन लाइनर नोट्स बनाते चलना है हर क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखे उसको बस वन लाइनर बनाते चलना है, कोई ऑप्शन नहीं लिखना है, कुछ नहीं है उसके बारे में। तार्किक बातें जो भी है, जो भी व्याख्या है वो हम यहाँ पर देने वाले हैं, तो आप लोग फटाफट जो है जुड़े। और इसके अलावा कोशिश ये रहेगी कि रिकॉर्डेड वीडियो हो, अगर लाइव हो सकती है तो बहुत अच्छी, मैं कोशिश करूंगी, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो ही आप तक पहुंचेगी। और आप अपने एग्जाम को बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी प्रकार से कमजोर हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ क्लियर कर सकते हैं। इस बात पर भरोसा रखिए और बस तैयारी अपनी सुनिश्चित करिए। सभी को थैंक यू सुनने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ही जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर नए हैं तो, और अगर शेयर करने का मन करे किसी को तो वो भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।